अगर हम लोग बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की, तो कंडक्टर जो है ये मेजर पोर्शन एक्वायर करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। इसको हम लोगों ने जब केल्विन्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे इसको बड़े ध्यान से देखा था। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन जो है, जो पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन का ऑपरेशन अगर इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम एरिया ऑफ कंडक्टर होना चाहिए। ये मिनिमम एरिया ऑफ कंडक्टर हमने मॉडिफाइड केल्विन्स लॉ में ही सारी चीज़ें कैलकुलेट करी थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ कंडक्टर मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए क्या मतलब होगा कि ये हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर ना। अगर हम चाहते हैं कि एरिया ऑफ कंडक्टर मिनिमम हो, तो अब सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कंडक्टर का एरिया डिपेंड किस पे करता है। तो जब भी हम कंडक्टर पकड़ने जाते हैं, कंडक्टर का एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो मेजॉरिटी में ये सेलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ करंट फ्लो। यानी कि जब भी हम बात करेंगे कंडक्टर के एरिया की, तो हमेशा वो करंट फ्लो के बेसिस पे सेलेक्ट होता है ना। करंट फ्लो अगर आप चाहते हो कि एरिया ऑफ कंडक्टर तुम्हारे सिस्टम का मिनिमम हो, तो ऐसे में करंट फ्लो भी मिनिमम होना चाहिए ना। अगर करंट फ्लो की बात कर लें, तो पावर सिस्टम में जब भी हम पावर को फ्लो करवाते हैं, तो बेसिकली हम लोग एपरेंट पावर से डील करते हैं। एपरेंट पावर जो होता है V/I होता है, यानी कि इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, एक्टिव पावर भी और रिएक्टिव पावर भी ना। अगर हम इसको मान के चलें कि अगर हम ये सपोज कर लें, एज्यूम कर लें कि हम जो एपरेंट पावर जो ट्रांसमिशन सिस्टम में भेजना चाह रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के। जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। तो अगर आप चाहते हो कि सिस्टम के अंदर करंट मिनिमम रहे, तो इसके लिए वोल्टेज का मैक्सिमम होना जरूरी है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर करंट मिनिमम रहे, क्यों? क्योंकि करंट अगर कम होगा तो कंडक्टर भी कम चाहिए होगा, क्योंकि एरिया ऑफ कंडक्टर कम हो जाएगा, साथ ही साथ ओमिक लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि सिस्टम के अंदर करंट का कम होना हमारे लिए दोनों तरफ से फायदेमंद है। लॉसेस भी कम होंगे, क्योंकि हमने जब याद करो अभी पिछले लेक्चर में केल्विन्स लॉ की बात करी थी, तो वहां पे हमने देखा था एनुअल कॉस्ट दो जगह खर्च हो रही थी। एक C1 था, यानी कि जो एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा था, और एक C2 था जो कि ओमिक लॉसेस पे डिपेंड कर रहा था। तो अगर हम करंट को कम कर देते हैं, तो हम दोनों जगह फायदा उठा सकते हैं, यानी कि ओमिक लॉसेस को भी कम करके एंड कंडक्टर की जो जरूरत पड़ेगी उसको भी कम करके। तो इसके लिए करना क्या होगा, यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का। यानी कि ये ओवरऑल कह सकते हो बैकग्राउंड पिक्चर थी, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की तरफ इंजीनियर शिफ्ट हो गया ना। लेकिन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वो मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज कितना होगा। यानी कि क्या हाई वोल्टेज मतलब कितना हाई वोल्टेज, कौन सा हाई वोल्टेज हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। इस चीज़ को आज हम फाइंड करेंगे, और इसीलिए इस लेक्चर पे हम बात करेंगे इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। यानी कि हाई वोल्टेज तो होना चाहिए, पर कितना हाई, इसको हम लोग इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर सिस्टम में ट्रांसमिशन जब हम पावर को करते हैं तो यूज होते हैं, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के पावर के, जो कि अफेक्ट होंगे वोल्टेज से। तो अगर हम सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन को देखते हैं, तो ट्रांसमिशन में कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, टॉवर्स हैं, और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्विचगेट एंड प्रोटेक्शन की, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली वो मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे जब हम वोल्टेज की प्रोफाइल को चेक करेंगे। तो अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूं, तो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा, कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, करंट कम होगा तो नंबर कंडक्टर का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, और ऐसे केस में छोटे कंडक्टर से काम चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर तो सेव हो गई, लेकिन टॉवर की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर वोल्टेज बढ़ाओगे। इंसुलेटर भी महंगे वाले लगाने पड़ेंगे अगर वोल्टेज बढ़ाओगे। ट्रांसफार्मर भी महंगा वाला लगाना पड़ेगा, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर लगेगा अगर वोल्टेज बढ़ाते हो। प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी अच्छी क्वालिटी की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए अगर यूज करोगे, तो प्रोटेक्शन डिवाइसेस की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो नाउ वोल्टेज अगर बढ़ाते हो तो ये सारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जरा समझते हैं। तो वोल्टेज से आखिर इन सबकी कॉस्ट क्यों बढ़ गई, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर के अंदर जितने नंबर ऑफ डिस्क होती हैं, ये हम सब जानते हैं, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की। एक डिस्क 11 के लिए काम करती है, जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ज्यादा डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, नंबर ऑफ डिस्क बढ़ेंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंसुलेटर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन टावर की, तो ट्रांसमिशन टावर का काम क्या होता है, कंडक्टर को होल्ड करना, साथ ही साथ उनको सेपरेट रखना आपस में। तो यहाँ पे इसका मेन काम होता है टावर का, इंसुलेट करना कंडक्टर्स को आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह से इंसुलेट करना पड़ता है, एक तो कंडक्टर को आपस में बचाना पड़ता है चिपकने से, साथ ही साथ इसको दूसरी जगह ग्राउंड से भी इनको बचाना पड़ता है। यानी कि एक तो आपस में ना चिपक जाए टावर, यानी कि स्पार्किंग होकर आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, साथ ही साथ ग्राउंड से के साथ भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो ये दो काम होते हैं टावर के, अगर हम बात करते हैं इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर्स की। ना ऐसे केस में ये जो ग्राउंड वाला है, इसको हम ग्राउंड क्लियरेंस के नाम से भी जानते हैं। ना ये डिस्टेंस जो ऊपर वाली दिखाई गई है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, यानी क्रॉस आर्म की जो लेंथ होगी, वो डिसाइड करेगी कि कितना अच्छा हम कंडक्टर को आपस में सेपरेट कर पा रहे हैं। और यहाँ जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दिखा रही ग्राउंड क्लियरेंस को आपके, कि ग्राउंड से कितना अच्छा इंसुलेट कर पा रहे हैं। अब अगर क्या होगा, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, वोल्टेज बढ़ाने में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऐसे केस में हमें जो कंडक्टर है उनका इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा ना। कंडक्टर को दोनों जगह देखो, अगर हम चाहे ऊपर वाले क्रॉस आर्म वाले डिस्टेंस देखो, चाहे ये वर्टिकल वाली, दोनों ही जगह पे हम लोग कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए आपस में क्या यूज कर रहे हैं,
एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंसुलेट करने के लिए एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर आप चाहते हो कि इंसुलेशन की क्वालिटी बढ़ाई जाए तो एयर की इंसुलेशन क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग दी गैप। केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों कंडक्टर आपस में शॉर्ट ना हो जाए, ग्राउंड से भी शॉर्ट ना हो जाए, तो अल्टीमेटली उनकी डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो क्रॉस आर्म की भी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी और हाइट ऑफ द टावर भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द टावर जो होगी वो लगातार इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्रॉस आर्म को दूर करना पड़ेगा, क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ेगी, टावर की लेंथ बढ़ेगी। तो ऐसे केस में भाई पैसे ज्यादा खर्च होंगे। तो इसीलिए हाई वोल्टेज इज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से हम बड़े बड़े टावर, और देखा होगा जिसको जब हम बात करते हैं तो घर के पास तुम देखोगे तो एकदम बिल्कुल फर्जी से खंभों पे पावर भेज दी जाती है, क्यों? वोल्टेज कम होता है। लेकिन जैसे ही तुम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की तरफ जाते हो तो बड़े बड़े खतरनाक से टावर तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेट रीजन यही होता है कि टावर की जो जो शेप होती है, जो हाइट होती है, जो विथ होती है, वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो इसलिए वो इतने खतरनाक से टावर बनाने पड़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ टावर बढ़ जाएगी वोल्टेज बढ़ने पे। ना तीसरी बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन स्विच गियर की। तो अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात कर लें तो आपको पता होगा सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग होती है वो अल्टीमेटली डिपेंड करती है वोल्टेज पे। तो भाई अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो ऐसे केस में रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर बढ़ जाएगी और ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे ज्यादा हाई वोल्टेज को तुम ब्रेक करने की कोशिश करोगे उतना बड़ा सर्किट ब्रेकर अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर भी लगातार बढ़ती चली जाती है वोल्टेज के बढ़ने से। अगर ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर तब तक सब कुछ सही है जब तक उसकी फ्लक्स डेंसिटी रेटेड के आसपास है। लेकिन अगर फ्लक्स डेंसिटी रेटेड से बढ़ गई तो ऐसे केस में कोर हो जाएगी सैचुरेट, और कोर सैचुरेट होते ही पीकी करंट आ जाएंगे, थर्ड हार्मोनिक आ जाएंगे, ट्रांसफार्मर बर्न आउट हो सकता है। तो हमारा पूरा एक एम होता है कि ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट ना हो। अब अगर हम बात करें फ्लक्स डेंसिटी की तो ये दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो वी बाई एफ के रेशियो पे डिपेंड करती है। अगर वी बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी रेटेड के पास। और दूसरा डिपेंड करती है साइज ऑफ ट्रांसफार्मर पे। क्यों? क्योंकि भाई कोर का साइज जो होता है वो अल्टीमेटली वही होता है साइज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कोर का साइज यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इसलिए साइज ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो भी डिसाइड होता है। तो अगर हम पहले केस की बात करते हैं, अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे यानी कि फ्लक्स, देखो फ्रिक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो अगर तुम ऐसे केस में वोल्टेज बढ़ा दोगे तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? कोर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ऐसे केस में हम रेटेड को पार कर सकते हैं, तो कोर सैचुरेट हो सकती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? अगर हायर वोल्टेज पे चला रहे हो ट्रांसफार्मर को तो तुम्हें साइज ऑफ ट्रांसफार्मर भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेट ना हो, फ्लक्स डेंसिटी तुम्हारी रेटेड के आसपास बिलो या इक्वल टू रेटेड ही रहे। तो इसलिए अगर हायर वोल्टेज पे ऑपरेट करोगे तो तुम्हें ट्रांसफार्मर भी बड़ा लगाना पड़ेगा ताकि वो कोर उसकी सैचुरेट ना हो जाए। तो अल्टीमेटली यहां पर भी हम देख सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ने से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर भी बढ़ गई। तो आई होप सारे रीजन समझ में आ गए जो मैंने पिक्चर में बताए थे। तो कुछ भी रटना नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। कंडक्टर की कॉस्ट कम क्यों हो रही है हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं ना। अब बात कर लेते हैं अगर कर्व की, तो मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज कौन सा निकल के आया? तो कैपिटल कॉस्ट अगर हम वाई एक्सिस पे मार्क करें और ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर हम एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे केस में अगर तुम इकोनॉमिकल वोल्टेज निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो मिडिल, जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट देख रहे हो सी, ये जो होगी ये दिस इज योर मिनिमम कैपिटल कॉस्ट, और ये जिस वोल्टेज पे मिलेगी दिस इज योर इकोनॉमिकल वोल्टेज। तो ये हमारे पास निकल के आया मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे जब मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज हम कैलकुलेट करने चलते हैं इस मेथड से, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसलिए रेयरली ही यूज्ड होता है। ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ेगी, पर ये कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट जो इस कर्व से हम लोग वोल्टेज निकालेंगे इकोनॉमिकल, वो रेयरली ही यूज्ड होता है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो इसका सरल मेथड क्या है? तो सरल मेथड इकोनॉमिकल वोल्टेज निकालने का है इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि एक इंपेरिकल जो भी कह सकते हो यार, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया इकोनॉमिकल वोल्टेज निकालने का। और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी हमें अगर वोल्टेज निकालना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल वोल्टेज कौन सा होगा, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना। ये फॉर्मूला आपके सामने है, वी इकोनॉमिकल इक्वल टू 5.5 अंडर रूट में 0.62 L प्लस 3P डिवाइड बाई 150, ठीक है। ये बहुत ध्यान से इसे याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। यहाँ पे VECO ये क्या है? इकोनॉमिकल लाइन वोल्टेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन वोल्टेज इन किलोवोल्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया ना। L क्या है? यहाँ पे ये जो L है ये डिस्टेंस है ट्रांसमिशन की, जितने दूर तक ट्रांसमिशन कर रहे हो इन किलोमीटरों में। और P क्या है? P है तुम्हारी मैक्सिमम किलोवाट पर फेज, यानी कि यहाँ पे देखना ये जो है पर फेज पावर है, एक्टिव पावर है पर फेज के टर्म में, टू बी डिलीवर्ड, जो हमें डिलीवर करनी है। तो मैक्सिमम किलोवाट पर फेज पावर टू बी डिलीवर्ड, ये तीनों चीजें निकल के आ गई ना। ये फॉर्मूला काफी हद तक एक्यूरेट है और मेजॉरिटी में हम यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जब भी इकोनॉमिकल वोल्टेज फाइंड आउट करने चलते हैं ना। यहाँ पे इसका एक्यूरेसी यहाँ पे इस बात से भी है कि इसके अंदर जो लेंथ और पावर का हमने इस्तेमाल कराई, तो ये इंजीनियर्स का मानना है कि
कि ये दो फैक्टर जो हैं ये सब के सब सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को इंक्लूड कर लें और जितनी पावर भेजनी है उसको निकाल लें पर फेज, तो यहाँ पे हमने इंसुलेटर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जितने भी पैरामीटर थे, कंडक्टर का साइज हो गया, ये सब कुछ इन दो चीज़ों में समाहित हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं आंख बंद करके और इकोनॉमिकल वोल्टेज यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। ना इस लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो मैं दो लेक्चर सजेस्ट करूंगा। एक है पावर सिस्टम इंसुलेटर, यहाँ पे मैंने बात करी है कि इंसुलेटर किस टाइप के होते हैं, और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पंक्चर स्ट्रेंथ एंड फ्लैश ओवर स्ट्रेंथ क्या होती है, जंपर वायर क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करी। बहुत ही इंसाइटफुल लेक्चर है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले पे देखें। वहीं पे अभी मैंने बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की कोर सैचुरेट हो जाती है, तो सैचुरेशन कैसे होता है बीएच कर्व का और उसका क्या इंपैक्ट होता है, उसके लिए राइट वाला लेक्चर देख सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।